हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं फॉर योर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एडमिशन आपका हो रहा है इस ईयर 2023 में, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। 15 नवंबर तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है उस पर मैंने वीडियो डाला था, आप वहां से भी देख सकते हो। और उसी के साथ साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, फॉर यू पेपर 1 हम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड मॉक टेस्ट और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। तो ये सारा कंटेंट 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमारे ही कोर्स से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस कोर्स से स्टडी करते हो तो आपके सिलेक्शन का हम 100% आपको गारंटी देते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर डायरेक्टली जाकर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 का स्टडी मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जल्दी से आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 1 का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेगा। थियोरी लेक्चर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स है, आपको नोट्स जो है हर एक पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करता है। आपके मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 400 आपको एमसीक्यूज कवर होते हैं हर एक मॉक टेस्ट से। तो इस तरीके से 10 मॉक टेस्ट है, 40 into 10 इज 100, आपके 400 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर होते हैं मॉक टेस्ट में, एंड 1500 प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है एएमयू के लिए। और ये जो सारा कंटेंट है आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने मिलेगा। अगेन, इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं। और साथ ही साथ पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जिसमें कि आप सभी को पता है पेपर 2 में नोट्स और एमसीक्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर 2 में हेल्प करेगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए पेपर 2 के लिए। तो जिससे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर काफी सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख रखा है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। सो पेपर 2 के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी पेपर 2 का स्टडी मटेरियल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। किस प्रकार का शोध मौजूदा स्थिति में संशोधन पर केंद्रित है? Which of the type of research focuses on embedding the prevailing situation? तो इस प्रश्न में पूछा गया है, ऐसे कौन से रिसर्च है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसको बदल देती है, करंट सिचुएशन को वो सॉल्व कर देती है, उसको बदल देती है एक तरीके से। यहाँ पर अमेंडिंग का मतलब होता है कि बदल देना, और प्रेवेलिंग सिचुएशन यानी करंट सिचुएशन। करंट कुछ, मान लीजिए कुछ करंट आपके पास समस्या है, अभी जो चल रही है, मौजूदा आपके पास जो स्थिति है, उस स्थिति को आपको चेंज करना है। सो आप कौन सी रिसर्च का उपयोग करोगे, कौन से शोध का आप उपयोग करोगे, कौन से अनुसंधान का आप उपयोग करोगे, यह हमें पता करना है। सो याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं और प्रश्न में कुछ करंट स्टेटस का आपको चेंज करना है, सो ये आपका आ जाएगा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। एक्शन हो रहा है, आपने जो करंट, आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसको आपने चेंज कर दिया। सो आपने यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया, जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, कि आपने कुछ एक्शन कर लिया। मतलब करंट सिचुएशन थी, कुछ समस्या होगी, करंट कुछ सिचुएशन, उसको आपने बदल दिया। अब मान लीजिए करंट सिचुएशन ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मान लीजिए मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। सो मैं क्या करूंगी, आपको फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दूंगी। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको फिर से मैं दूसरे मेथड से स्टार्ट कर दूंगी आपको पढ़ाना। सो मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया,
ओके, और आपकी समस्या का समाधान भी निकल गया, आपकी समस्या खत्म हो गई। इस सिचुएशन का मैंने इस सिचुएशन को बदल दिया। ओके, जिस सिचुएशन थी, जो स्थिति थी मौजूदा, उसको मैंने बदल दिया। तो मैं ऐसा किस रिसर्च में करूंगी, किस शोध में मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्रियाविधि शोध में, यानी एक्शन रिसर्च में। सो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेंगे। विकल्प भी आपको दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? प्रायोगिक अनुसंधान क्या होती है? जिसमें आप दो चरों के बीच में कारण और प्रभाव देखते हो। दो चरों के बीच में किस तरीके का संबंध है, कैसा संबंध है, कैसा दो चरों के बीच में किस तरीके से कारण और प्रभाव है। एक वेरिएबल को, एक चर को हेरफेर करने से दूसरे पर वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है, ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो यहाँ पर हमें किसी वेरिएबल्स, किसी चरों के बीच का रिलेशन हमें नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, मौलिक अनुसंधान, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि रिसर्चर इस रिसर्च को इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को वो फुलफिल कर सके, इसीलिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अनुसंधान भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इसी तरीके से विकल्प डी, कंक्लूसिव रिसर्च यानी निर्णायक अनुसंधान, जिसमें आप निर्णय लेते हो, जिसमें आप कुछ कंक्लूजन्स पर आते हैं, आप कुछ कंक्लूजन बता दे हो, उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक्शन रिसर्च और क्रियाविधि अनुसंधान। एंड पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं, यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी। ओके, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके, पी वैल्यू आपकी पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपके जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है।
तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं, जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में कितने परसेंट एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू आपकी, पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है, क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताएं कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। सो याद रखिएगा, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है आपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा यदि ये था, ये किस स्तर का माप है? In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, और जैसे उनको ऑक्यूपेशन बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस, ये ऑक्यूपेशन था। अब ये जो सारे ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को मेजर करने के लिए आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं इनमें 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, यानी नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल एंड अनुपात। सो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को। कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N फॉर होता है नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे कि ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है। तो मैं बताऊंगी आपको, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते क्या है। अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है, सेम नॉमिनल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक रैंक देते हो, आप ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलो करते हो,
लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल अरेंजमेंट में और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है आपका। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो ये होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं, फार्मिंग या फिर सर्विस कर रहे थे, यानी व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे। सो ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है, इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बस उनको ऑक्यूपेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को। ओके, एक छात्र होंगे, उनके माता पिता फार्मिंग होंगे, तो आप क्या करोगे, उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे। एक छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है, व्यापार है, आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे। तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो और किस स्तर के माप में करते हो? नॉमिनल में, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र। क्योंकि याद रखिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो, एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको। हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे, हम किसी को रैंक नहीं दे रहे। आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते, व्यापार करते, वो ज्यादा अच्छे होंगे, आप ऐसा नहीं बता सकते हो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल, क्रमवाचक, ये स्केल, ये माप का उपयोग नहीं करेंगे। और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की, यानी अंतराल और अनुपात की। सो याद रखिए, इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो, तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी, ये भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नॉमिनल यानी नाम मात्र। अगला प्रश्न, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब? जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा? मतलब आपने जो आपकी जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया, कब? जब ये गलत थी। तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा, आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स, और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो। तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में, रियल में ट्रू है। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगी? आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि। आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया। सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब? जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर हो जाएगा? आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कब? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया? जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, कब? जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कब? जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है। मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो, कब? तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसे देख लिया। टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी
गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। मतलब आपके पॉपुलेशन की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है कितना ज्यादा कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कब, जब ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उचित सैंपलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अप टू डेट, पूर्ण और वैन्य होने चाहिए? Which of the following should be up to date, complete and affordable for proper sampling? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सैम्पलिंग के लिए, जिसको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको हम हमारे सैंपल के लिए चुन लेते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल, अप टू डेट डिटेल जो होती है वो सारी डिटेल होनी चाहिए। सो वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होती है, सारी चीजें प्रेजेंट होती है? सो ये याद रखिएगा, वो होती है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, पॉपुलेशन होती है आपकी, मान लीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाती है। सो डायरेक्टली आप पॉपुलेशन में से आपके सैंपल्स को नहीं चुनते, आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से लोगों की लिस्ट बना लेते हो। अब जैसे पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पूरी पॉपुलेशन पर तो हम रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते, तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन लेते हो, पॉपुलेशन में जितने लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पर कैसा अफेक्ट होता है। सो स्मोकिंग करने से लंग पर कैसा अफेक्ट होता है ये स्टडी में परफॉर्म करी हूँ, मुझे ये अध्ययन करना है। सो मुझे ऐसे लोगों को अपने सैम्पलिंग फ्रेम में लेना होगा, ऐसे लोगों का मुझे डिटेल, उनका नेम प्रॉपर, उनकी एज, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना होगा एक प्रॉपर एक शीट पर। ओके, सो ऐसे लोग लेना होगा जिनकी जो स्मोकिंग करते हैं। ओके, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको तो मैं अपने अध्ययन में नहीं लूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को लूंगी मैं अपनी पॉपुलेशन में से। एक लिस्ट बनाकर उन सारों का नाम लिखूंगी, उनकी डिटेल हो जाएगी, उनकी एज हो सकती है, कोई भी डिटेल जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप पूरी एक शीट में डिटेल लिख लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो आप, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन में जो जो व्यक्ति पर आप रिसर्च करने वाले हो उनकी एक लिस्ट बना लेते हो। सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। अब इस लिस्ट में क्या होता है, सारे लोगों का आप नाम, उनकी इंफॉर्मेशन, आपको जो जो चाहिए होता है आप प्रॉपर इस लिस्ट में उनकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। हर एक सैंपल की, हर एक पर्सन की आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। अब सैंपल आप यहाँ से चूज करते हो, आप रैंडमली यहाँ से जो भी टेक्निक आप यूज करोगे, जैसे आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग ले रहे हो, किसी भी तरह की, किसी भी टाइप की सैंपलिंग के लिए आप क्या करते हो, इस लिस्ट में से अपने सैंपल चुन लेते हो, इस लिस्ट में से सारे व्यक्ति को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाता है। सो इस तरीके से आप सैंपलिंग फ्रेम बनाते हो और यहाँ से आप प्रॉपर अपने सैंपल्स को यानी अपने नमूनों को चुन लेते हो जिस पर आपको रिसर्च परफॉर्म करनी है, जिस पर आपको शोध परफॉर्म करनी है। सो याद रखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, आपको वो भी देखना होगा। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट और अफोर्डेबल जो होता है सैंपलिंग के लिए, तो वो होता है आपका सैंपलिंग फ्रेम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग फ्रेम पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बच गए ऑप्शन, उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं नमूना तकनीक। अब नमूना तकनीक क्या होती है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जैसे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से आप आपके सैंपल्स को पर स्टडी करोगे, या फिर आप कोई भी सैम्पलिंग मेथड जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। तो बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड होते हैं आपके, स्ट्रैटिफाइड, कोटा, क्लस्टर, ये सारे आप परफॉर्म कर आप आपके सैंपल्स पर स्टडी करते हो। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक और नमूना तकनीक। तो यहाँ पर नमूना तकनीक में आप प्रॉपर डिटेल नहीं बताते हो। ओके, देन रिस्पोंडेंस क्या होते हैं? ये आपके सैंपल से मिलने वाले आपको रिस्पॉन्स, जो लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट, उत्तरदाता है। तो यहाँ पर उत्तरदाता है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीट डिटेल होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, यानी डेटा कलेक्ट करने का, डेटा एकत्र करने का टूल, उपकरण। तो ये यहाँ पर आपको पता है डेटा कलेक्शन टूल क्या होते हैं आपके, जैसे क्वेश्चनर्स और आपके सारे जो है ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज। तो ये सारे होते हैं आपके डेटा कलेक्शन टूल्स, ना के जिसमें आपके पास सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो। उससे यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन डी यानी विकल्प डी गलत हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सैम्पलिंग फ्रेम नमूना चयन ढांचा। एंड a complete enumeration of all items in the population is known as, जनसंख्या में सभी मदों की संपूर्ण गणना को कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में से आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। एक पॉपुलेशन है, इसी पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। पॉपुलेशन में जितने भी पूरे मेंबर्स है, जितने पूरे भी आपके पास आइटम्स है, उन सब से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जब भी आप पूरी पॉपुलेशन में से, मतलब आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी मेंबर्स में से, सभी उनके एलिमेंट्स जो होते हैं आपकी जनसंख्या के, उन सभी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी, जनगणना जांच। सो आप क्या करते हैं, आपकी जनगणना जो होती है, आपकी जो सेंसस जो होते हैं, इनसे आप इंक्वायरी लेते हो। सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन में से आप हर एक एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं सेंसस। और सेंसस जांच ये भारत में हर 10 साल पर किए जाती है। मतलब सेंसस जो होता है भारत में हर 10 साल पर कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर, जिससे पता लग जाता है कि भारत में हमारी कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग एजुकेटेड हैं, और पॉपुलेशन जो रह रही है उनकी जो स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है, वो क्या, उनकी इनकम कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है लोगों की, ये बता सकते हैं सेंसस इंक्वायरी के थ्रू और जनगणना जांच के थ्रू यही स्टडी की जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आप पॉपुलेशन में से हर एक, पूरी पॉपुलेशन में जितने भी आपके मदों से आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, मतलब पॉपुलेशन के हर एक आइटम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो उसे हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन तो कुछ नहीं होता कि आप स्टडी कर रहे हो पॉपुलेशन पर, इससे हम पूरी पॉपुलेशन से अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसे हम स्टडी पॉपुलेशन नहीं करेंगे, अध्ययन आबादी नहीं कहेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स क्या होता है, इसे पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते हैं। अगर आप पूरी पॉपुलेशन से स्टडी कर रहे हो तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं कहते बल्कि सेंसस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सैंपल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में से सैंपल चुन रहे हो, तो सैंपल तो क्या होता है, पॉपुलेशन के कुछ लोगों पर आप रिसर्च करते हो, लेकिन पॉपुलेशन के आप सभी मेंबर्स पर रिसर्च करते हो, तो हम कहते हैं सेंसस, ना कि सैंपल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंसस इंक्वायरी, जनगणना जांच। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।